के लिए गवर्नमेंट को 14 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट, तो उसके चलते सभी गुरु से मतलब एक प्रस्ताव बनाए गए। तो उसमें मैंने भी एक प्रस्ताव दिया उनको 14 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट थी, तो किसी ने 10 एकड़ कर दिया, किसी ने 5 एकड़ कर दिया। क्योंकि मेरे पास जमीन ज़्यादा थी तो मैंने 14 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया। तो उनका ये कहना था कि हम आपको गवर्नमेंट गाइडलाइन से जो पैसा बोर्ड वालों को मिला है तो 85 लाख रुपये तो हम आपको देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो इसमें क्या होगा कि जुडिशियल डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट जज और 5 जज हैं, तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट से कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब, RI साहब और पटवारी ये लोग रिवेन्यू डिपार्टमेंट से हो गए थे और PW डिपार्टमेंट से मुझे उसमें बिल्डिंग बनना था, कंस्ट्रक्शन होना था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ई और सब इंजीनियर और SDO इन लोगों की टीम तैयार हुई, तो उन्होंने सभी को जाके इंस्पेक्शन किया, सभी साइटों पर जाकर उसमें अपनी ज़मीन में उन्होंने इंस्पेक्शन करने के बाद में अपनी ज़मीन फाइनल करके हाईकोर्ट पहुँचा। अब चूंकि क्या हुआ कि अभी मध्य प्रदेश से मतलब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी सरकारी डिपार्टमेंट बनते हैं वहाँ पर सरकारी ज़मीन में ही बनाते हैं। अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया, कहीं छोटा मोटा 1-8 एकड़ या 2 एकड़ कहीं लोग परचेज कर लेते, वो भी गाइड गवर्नमेंट गाइड है। तो ये सरकारी ज़मीन भी करना था, तो उन्होंने फिर अपने छोटे अकाउंट के पास जमीन तलाश की तो उनकी गौचर की जमीन है, तो वो शायद 42 एकड़ है, उसमें 10 एकड़ जमीन तो मैं वो अपने इसको सेंट्रल स्कूल को अलॉट हो गई, तो 10 एकड़ जमीन तो मैं वो मॉडल कॉलेज जो कम्प्लीट भी हो गया उसको अलॉट कर दी। तो RI साहब ने कहा कि इसमें टोटल ब्लॉक का जो रकबा है वो आपका 2% से कम अगर बचा है तो राज्य शासन उसको अलॉट नहीं कर सकती, वो गौचर की नहीं रहेगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें हिंदुस्तान की जितनी भी गौचर की जमीन है उसको कोई खुद नहीं कर सकता, ना उस पर कब्जा कर सकता, न किसी को ट्रांसफर कर सकता, न किसी को अलॉट कर सकता। तो वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया 2022 में। फिर उसके बाद अपने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज जो थी मैडम, उन्होंने फिर एक अपने बड़े गाँव के पास भी जमीन देखी, तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट की 56 एकड़ जमीन है जो रोड से 4 किलोमीटर अंदर है, तो उसमें भी रास्ते का कोई प्रॉब्लम है। तो जमीन को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और हाईकोर्ट के जज हैं वो बहुत ईमानदार जज हैं, अपने माननीय अहलूवालिया जी, तो उनका कहना था कि यार अगर अपन सरकारी ज़मीन में कहीं भी हो, सरकारी ज़मीन में अगर हम बनाते हैं तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि ये 12 करोड़ रुपये का पेमेंट अननेसेसरी जाए। और उन्होंने कहा कि 14 एकड़ की रिक्वायरमेंट नहीं, इसको 10 एकड़ की ज़मीन में भी हो सकता है, क्योंकि 5 एकड़ में उनका बिल्डिंग वर्क होना है, बाकी उनके बंगलोज वगैरह बनना है। जैसे मेरी जानकारी ये जानकारी मतलब गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, अपने शब्दों को पकड़ते ही। तो इसी तरीके से उन्होंने फिर मेरे को वहाँ से एक मैसेज भी मिला, मतलब कि आप उसमें 5 एकड़ जमीन अगर दाम देते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो कोर्ट बहुत दूर चला जाएगा। और जैसे RTO ऑफिस बहुत दूर हो गया है यहाँ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर, और खुदा न खास्ता अगर ये वहाँ पहुँच गया तो बहुत तकलीफ होगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ 5 एकड़ जमीन दाम, और 5 एकड़ जमीन दाम दी। लेकिन इसमें लोगों का एक जो खैर लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनको 90% लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 10% लोगों का इस पर ऐसा व्यू कायम हो गया कि इनका कमर्शियल एंगल। लेकिन इसमें अगर मेरा कमर्शियल एंगल होगा तो मैं एक 5 एकड़ जमीन मेरी 5 करोड़ रुपये बेच देता, जो कि 7 करोड़ रुपये कीमत रखती है। मैं चाहता हूँ तो 5 करोड़ बेच देता हूँ, 5 करोड़ में एक स्कूल कायम करता हूँ। और मैं बॉम्बे से आता हूँ, मेरे को 50 लोगों का एक स्टाफ मिलता है जो मेरे को जैसा मोसर करता है, एक बड़ा सा ऑफिस होता है, 5 साल बाद मेरे को 1 करोड़ रुपये की इनकम चालू होती, जमीन मेरे पास ही रहती, वो जमीन तो मैं बेच देता, लेकिन बाकी जमीन की वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन इसमें कमर्शियल एंगल नहीं है, क्योंकि मेरे मालिक जो हैं वो मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और पढ़े लिखों के साथ में बहुत लंबा जीवन उन्होंने गुजारा है, पूरा जीवन उनका पढ़े लिखों के साथ में गुजरा है, और पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत भी करते थे।
और उनसे इज्जत भी मिलती थी, इज्जत भी हासिल करती। तो वकीलों से बहुत मतलब जैसे जीडी गुजर साहब हैं, विद्या दलित साहब हैं, आनंद साहब हैं, अपने हरिशंकर जी अग्रवाल जो मंडी सचिव थे, एकनाथ जी अग्रवाल हैं, बहुत मतलब मैं नाम लूँगा तो बहुत लिस्ट बन जाएगी। आनंद झवर साहब है। तो इन लोगों के पास बैठते थे। मैं तो छोटा था तो मैं जाता था उनके साथ में, तो बड़ी इज्जत करते थे कि आइए गरीबी बैठी, ये करिए वो करिए। उनसे बहुत मसलों में राय भी कायम करवाते थे और राय लेते भी थे और देते भी थे, वो भी उनसे राय लेते थे। तो वकीलों से बड़ा अच्छा उनका मतलब रास्ता कायम था। तो एक वकील जो है वो मतलब एक अपने हिंदुस्तान की एक मतलब एक ऐसी कौम है, मैं कौम बोल रहा हूँ कि एक ऐसी कौम है जो कि जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक इंटेंशन ये है कि इनको एक अच्छा परिसर मिल जाए, वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उनको एक अच्छा परिसर मिल जाए, एक साफ सुथरा मिल जाए, लोगों को सुलभ न्याय मिले, सुविधाजनक न्याय मिले। और मेरा एक दान देने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि किसी के घर में अगर हम लड़की देखने जाते हैं तो उसका बाथरूम और किचन दो चीज़ देखना है। अगर उसका टॉयलेट साफ है और किचन साफ है तो उस घर की लड़की लेके आए। तो साफ सफाई में क्या है कि मेरा एक मकसद ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कायम है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनने के बाद में जो उसके टॉयलेट्स वगैरह हैं वो हम हमारे खर्चे से मेंटेन कर पाएंगे, एक आवेदन देंगे और ताऊ हम उसको मेंटेन करेंगे। क्योंकि हम आज सरकारी अमले में या रेलवे में कहीं भी जाते हैं, सरकार बना तो देती है लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाती। हम सभी लोग जाते हैं, चाहे कोई भी इदारा देख लो, कोई भी विभाग देख लो, आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर आपको गंदगी ही मिलती, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाती। इसी तरीके से हम फॉरेन जाते हैं ना, तो फॉरेन में आपको सब चीज़ मेंटेन मिलेगी। उसका कमर्शियल व्यू भी यही करते हैं, जो शौचालय वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर वो ऐड वगैरह चलाते हैं और साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। तो मेरा एक मकसद है कि कोर्ट ऐसी जगह है यहाँ हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है और सभी कौम के लोग जाते हैं। तो मेरा एक ऐसा व्यू है मतलब इस्लाम को लेकर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, ये सारे आलम का रब। हम सोचे कि खाली मुसलमानों का रब है, तो ऐसा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसका हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, सभी लोगों को वहाँ पर एक सुविधा मिली। और इसी तरीके से वक्फ जो है वो अरबी वर्ड का एक वक्फा माने फुल स्टॉप। हम एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी बेचते हैं, दूसरे को बेचते हैं, दूसरे को तीसरे को, तो उसमें एक स्टॉक देना, वक्फ कर देना। मतलब वो प्रॉपर्टी अब जिस मकसद के लिए दी जा रही है वो हमेशा ताक़यामत तक उसी मकसद से रहेगी। तो वो वक्फ के मायने ये होते हैं, वो अल्लाह ताला को वक्फ की जाती है। जमीन तो अल्लाह को देना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तक के नाम पे वो वक्फ की जाती है। और वो वक्फ जो होता है वो अल्लाह के सभी लोगों के लिए काम में आए, सभी लोगों के खैर के लिए काम में। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। इसके साथ में मेरा प्रोग्राम होगा जहाँ पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपकी बातें सुन पा रहे हैं। क्योंकि मेरे जहन में पड़ा था कि भाई किस्सा क्या है, कुछ क्या है, तो मैंने ऐसे में आपको माइक सौंपा कि कुछ हमें भी पता चले। क्योंकि क्या है कि हम यहाँ बातें करते हैं, बातें होती कुछ और पहुँचती हैं, और आपको भी गाइड करने वाले कई सारे लोग हो सकता है कि 90 लोग अच्छी बात बोले आपके लिए और 10 लोग शायद बुरी बात बोले। तो हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज से जो काम किया करता है बेहतर हुआ करता है। इसलिए किसी ने बड़ा खूब कहा है कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। आप लोगों ने कई सारी वक्त संपत्ति देखी है जिन्होंने देखे चले गए, लेकिन आज है नहीं, लेकिन फिर भी आज जिंदा है। तो अगर आपको जिंदा रखना है तो कई सारे सवाब के ऐसे काम वो ही करते हैं, बेशक करते हैं। और कुछ लोग अगर रह गए हैं अशरफ भाई का सम्मान करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, तो लोग आ सकते हैं। उसके बाद हम फोटो की ओर चलेंगे। तो भाई साहब आना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं।